बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का मुआजना बानी MQM और अशरफ गनी से किया है। क्या ये मुआजना बनता है? और चौधरी निसार ने फिर खामोशी तोड़ी है। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। इन इंकशाफात की हकीकत क्या है? पंजशेर पर तालिबान के कब्जे की मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए नाम मुकम्मल कर लिए हैं। नई तालिबान हुकूमत की अहम शख्सियात कौन हैं? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे क्रिकेट की, जहां एक जल्जले की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम। नजम सेठी साहब, सलामती आपने भेज दी जो आपको देख रहे हैं, लेकिन पंजाब की सतह पे समझ नहीं आ रही कि सलामती कब होगी। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी और चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से आपसे बात करनी थी, लेकिन ये चेंज किस लिए? और ये भी इतलात है कि इस बार तो उस्मान बुज़दार साहब ने वफाक को कंसल्ट करना भी मुनासिब नहीं समझा इन चेंजेस के बारे में। आपका कहने का ये मतलब है कि वसीम अकरम प्लस 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 प्लस। आयशा, चले आज मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, कल ज़्यादा इससे लंबी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो तब्दीली आई है, ये मेरा ख़्याल है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से धक्का दिया गया कि जो लोग बाहर गए हैं और जो लोग नए आ रहे हैं। और अभी यहाँ पंजाब के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की तब्दीलियाँ हुई थी 2-3 महीने पहले, तो ये उसका नतीजा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो IG साहब आए हैं, ये 3 साल से खुले लाइन में हैं और इनकी रेपुटेशन यही है कि ज़बरदस्त बड़े ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट अफसर हैं, और इसीलिए उनको यहाँ नहीं लाया गया। फिर इनके बारे में ये भी वसीम अकरम प्लस और उनके जो साथी हैं इनके बारे में ये था कि एक्स IGP आफ्ताब सुल्तान साहब, जो कि 2013 में आया, 2013 में IG से पंजाब के कुछ 3-4 महीने के लिए, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड बन गए, IB के हेड बन गए। ये उनके करीब रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर एक दाग था, क्योंकि जाहिर है वो नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो PTI के जहन के अंदर यही था कि ये तो करीब रहे हैं उस शख्स के जो कि नवाज शरीफ साहब के लॉयलिस्ट था। तो ऐसी बात नहीं थी। आफ्ताब सुल्तान बड़े कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल IG थे। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है। जब मैं CM था इंटरिम गवर्नमेंट का, तो मैं उन्हीं लेके आया था एज IG पंजाब, और इसीलिए लाया सॉलिड, नॉन कंट्रोवर्शियल एंड ऑनेस्ट। तो इसलिए तो अब मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी तब्दीली है। और चीफ सेक्रेटरी साहब जो बने हैं वो भी इस्लामाबाद से आए हैं, वो भी कोई इतनी अहम मिनिस्ट्री में नहीं थे, मगर इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री आजकल को ख़ास उसकी अहमियत नहीं है, कॉमर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सो ऑन। मगर ये 2 अच्छी अपॉइंटमेंट्स हैं। अब सवाल आशा ये है कि कितनी देर चलेंगे, इनका टेन्योर कितनी देर का होगा। हाँ, और इसकी डिटेल्स तो अब आपका फिर मेरा ख्याल आगे जाके किसी बात बताएंगे अगले प्रोग्राम में कि कब, कैसे, क्यों और किस लिए ये चेंजेस की जा रही हैं। और इतनी जल्दी चेंजेस हम समझ रहे थे शायद ठहर गए हैं, क्योंकि नामवनी साहब भी आए थे तो बहुत तारीफ़ करते थे वज़ीर आज़म, लेकिन अब अच्छा सेठी साहब, जब PDM बनी तो तभी ये कहा जा रहा था कि एक गैर फितरी इत्तेहाद है, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट सब इकट्ठे हो गए हैं, कभी भी ये टूट सकता है इत्तेहाद। वही हुआ, पीपल्स पार्टी उससे निकल गई, लेकिन पीपल्स पार्टी निकलने के बाद भी ना PDM ना नून लीग दोनों को बख्श नहीं रहे। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की ये स्टेटमेंट कि इस मुल्क में अशरफ गनी कामयाब नहीं हो सकता, इससे क्या मुराद है? हाँ, उन्होंने मेरा ख्याल कल ये बयान दिया है और हवाला यही दिया है कि इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ किया है जी, ऐसे ही है ना जी। मतलब लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर हाँ। भगौड़ा हाँ। इशारा इसी तरफ है जी। ऐसे ही है ना कि चले गए थे यहाँ और गनी भी फ्लड, तो उनका इशारा ये है कि नवाज शरीफ हैज़ फ्लड फ्रॉम कंट्री। दरअसल मैं समझता हूँ बड़ी अफसोस की बात है कि अगर तारीख़ देखी जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को कुछ तालीम होनी चाहिए उनकी तारीख़ के बारे में भी। ये एग्ज़ाइल के अंदर जाना बड़ी कॉमन चीज़ रही है पाकिस्तान में, मगर मैं ज़्यादा तारीख़ में नहीं जाता, सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने से मैं नहीं जाता, मैं अभी से शुरू करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जुडिशल मर्डर हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और ज़ियाउल हक साहब ने कार्रवाई की,
तो मोहतरमा को भी जेल यहाँ काटनी पड़ी 1-2 साल, उसके बाद वो 1980-81 में जिला वतन हो गई और 1986 तक वो एग्ज़ाइल में रही लंदन में। फिर 86 में वो वापस आई। 1985 में इलेक्शंस हुए जो कि नॉन पार्टी इलेक्शंस थे, पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया। फिर जब ये 1986 में उन्होंने फ़ैसला किया कि वो वापस आएंगे और वो आए और बड़ी ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन मिली यहाँ। तो वो भी 4-5 साल बाहर एग्ज़ाइल में रह के आए। फिर ये हुआ कि आपने देखा कि 90s में तो नवाज शरीफ साहब भी यहीं थे और मोहतरमा भी यहीं थी, मगर फिर 97 में 98 में जब मोहतरमा फिर चली गई बाहर और फिर काफ़ी अरसा रही, 2008 तक रही बाहर। फिर उन्होंने 7-8 साल लंदन में, न्यूयॉर्क में किया। आसिफ जरदारी साहब भी 4 साल 8 साल जेल काट के 2005 में मुशर्रफ के दौर में रिहाई हुई और वो बाहर चले गए और उनका वापस आने का कोई इम्कान नहीं था, ना इरादा था, अगर मोहतरमा वफ़ात ना पा जाती, असैसिनेट ना हो जाती। तो वो भी फिर 2000 जब मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद वो फिर वापस आए। उन्होंने भी बड़ा अरसा बाहर बैठे रहे बेचारे। और फिर नवाज शरीफ साहब भी 99 में जब उनके ये मार्शल लॉ लगा तो 2000 में वो भी 10 साल के लिए टेक्निकली चले गए, मगर वापस 2008 में वापस आ गए। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है आयशा कि दोनों लीडर्स सियासी जमातों के, PPP एंड PMLN, ये इन्होंने अच्छा खासा टाइम बाहर गुजारा है। तो ये आज कहना बिलावल का कि जी ये सियासत नहीं चलेगी, तो यही तो सियासत चलती रही है। जब भी कोई मार्शल लॉ आता रहा है तो या एक बाहर या दूसरा बाहर, हाँ। और दूसरे एक दूसरे को बिट्रे भी करते रहे। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मार्शल लॉ तो नहीं, आधा लगा हुआ है और इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब तावन कर रहे हैं और मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे ही है ना। अच्छा, तो ये टाइमिंग PMLN को टारगेट करने की अब इम्पोर्टेंट समझते हैं। और फिर जरदारी साहब ने जो ये मुतालबा किया एक इजलास में PDM के, जब वो हिस्सा थे PDM का, कि मियाँ साहब वापस आएँ और लीड करें फिर इस तहरीक को, ये पर्सनल था मुतालबा या आपको लगता है ये पॉलिटिकल बेसिस पे उन्होंने कहा? नहीं, देखिए मैं तो खुद कहता हूँ कि जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक मूवमेंट नहीं बनेगी। ये तो मैं खुद कहता हूँ। तो ये बिलावल का ये कहना इज़ नॉट सरप्राइजिंग। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप फिर बिलावल खुद भूल गए हैं कि जरदारी साहब भी कुछ अरसे के लिए वाइल ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो दुबई चले गए थे और उससे पहले भी बाहर रहे हैं, 1.5 साल बाहर रहे थे जब मियाँ साहब की हुकूमत थी यहाँ 2013 के बाद, जब ये कराची के अंदर ऑपरेशन वगैरह हुआ और जरदारी साहब काफ़ी गरजे थे कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है ये वगैरह, फिर 18 महीने के लिए बाहर चले गए थे। तो ये आना जाना तो इन लोगों का रहता है और फ्रैंकली जो भी ये बात कहते हैं हमें थोड़ा सा नमक छिड़कना चाहिए उसके ऊपर कि पता नहीं ये सही भी है कि नहीं है। अच्छा, नमक छिड़कना चाहिए, जायज़ा अहवाल का कि क्या है। लेकिन वो बार बार नून लीग से जैसे शिकवा है, उनका ये कहना था कि अगर हमारे साथ धोखा ना होता तो हम चेंज कर सकते थे, तहरीक अदम एतमाद आ जाती पंजाब में भी और वफाक में भी। ये किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि कहाँ से उन्हें धोखा हुआ? ऐसे है और लगता है ऐसे वो नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया। नहीं, ऐसे है कि इनकी ये कोशिश थी, ये मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बिलावल की और जरदारी साहब की ये कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में लाया जाए, इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके नून को कहा जाए कि हमजा को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दें। और उसके बाद खुद कहते हैं कि पहले यहाँ करते फिर हम इस्लामाबाद में हमला करते, और जब इस्लामाबाद में हमला करते इसी तावन के साथ तो वहाँ बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता। तो ये इनके जहन में ये था कि हम ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा। मगर क्योंकि नून लीग ने घास नहीं डाला इस फार्मूले को कि यार ये अब इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे तो फिर क्या रह के गया, तो इसीलिए नाराज़गी भी है। फिर इन्होंने ये सोचा कि अच्छा फिर अब तो हमारी कोई स्कोप नहीं रही, और मेरा ख्याल है ये शायद एक स्टेज पे पीपल्स पार्टी वाले कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को कि आप फिक्र ना करें, अगर हम इस्लामाबाद में होंगे तो आपका ख्याल रखेंगे, हमारा आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे वाले साहब तो बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ डील कर रहे हैं, और नून को यहाँ जो ना पंजाब में शंट कर देना। तो इसलिए अब उनकी नाराज़गी इसी बात की है कि उनके ऊपर तनकीद आ रही है, उनके अपने लोग और नून लीग के लोग और बाकी लोग भी और PTI भी सारे ये कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के खाते खोले हुए इन्होंने। और तो मेरा ख्याल है वो अपने क्रिटिसिज्म जो अपने ऊपर आ रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये इन्होंने फोकस कर दिया है नवाज शरीफ के ऊपर। शहबाज के साथ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी ये भी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ शहबाज को भी हम अपने कैंप में ले आएँ जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट कैंप है इस वक्त,
और फिर हम मिल के कुछ और इस्टेब्लिशमेंट साथ मिल के अगर कोई ऑप्शन निकलनी है इमरान खान के ख़िलाफ़ तो वो हम दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं। नवाज शरीफ ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। और बिलावल को, जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी सूरत हो सकती है कि किसी स्टेज पे एक्सेप्ट कर ले, अगर उनका ये ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट का कि इमरान खान की अब फारग करने का वक्त आ गया है या हमारे पे मजबूरी है कि हमें उसको फारग करना। मगर क्योंकि वो अभी वक्त आया नहीं है तो नून लीग तो जाहिर है मियाँ साहब तो इस किस्म की सोच को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बिलावल सारा वक्त इस किस्म की बयानबाजी करते रहते हैं और नून लीग को हदफ तनकीद उन्होंने बना रखा है। अब आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की बात की, इससे याद आ गया चौधरी निसार साहब का इंटरव्यू कि उनसे जब पूछा गया कि ऐसे आप इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा खुश करते रहे क्योंकि सबके खिलाफ केसेस बने, चौधरी निसार साहब जो हैं वो महफूज रहे। ज़रा सुनवाते हैं उनका क्या कहना, तो उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। एक कदम भी पीटीआई को और कादरी साहब को उधर से आगे जाने की इजाज़त देने के हक में नहीं था जहां मैंने दी, बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठ के मैंने जाके एफसी को, रेंजर्स को और पुलिस को कहा कि आप ऑपरेशन शुरू करें। मैं पंजाब हाउस पहुंचा तो पीछे प्राइम मिनिस्टर ने पीटीआई और तायल कादरी को रेड जोन में दाखिल की इजाज़त दे दी। मैंने तो इस पे इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपने तौर पे ये हुक्म दिया कि आगे चले जाएं, उनको जाने दिया जाए। चौधरी निसार इस हक में नहीं थे। चौधरी निसार की इन बातों का हकीकत से आपके ख्याल में कितना ताल्लुक है, और चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब दोनों में से दुरुस्त कौन है? आप देखिए चौधरी साहब ये तो सही बात कह रहे हैं जो मेरी इल्म है कि जब ये इमरान खान साहब 31 अगस्त को 2014 में मेरा ख्याल ये आए यहाँ अपना जलसा जुलूस और वो लेके धरना, तो चौधरी साहब ने इनको कहा कि आपने बस यहाँ रुक जाना है ज़ीरो चौक पे। तो इनको रोका गया इस्लामाबाद की एंट्रेंस पे। उस वक़्त इमरान खान ने कहा कि मुझे आगे जाने दें रेड जोन में। चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, इट्स नॉट एडवाइजेबल। इमरान खान ने धमकी दी कि अगर 2 दिन के बाद आप नहीं देंगे तो हम चले जाएंगे। हालांकि चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान ने वादा किया था कि ये नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें वहाँ तक आने दिया था। तो इमरान खान ब्रोक हिज प्रॉमिस और अब कहने लगे कि हम और आगे जाएंगे। तो चौधरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा कि मैं इनको आगे नहीं जाने दूंगा, इसने मेरा वादा तोड़ दिया मेरे साथ, एंड इनको यहीं रोकूंगा मैं। तो आगे से सवाल जवाब ये हुआ कि अगर ये कोई गड़बड़ हो गई आप कैसे रोकेंगे? तो खुद कह रहे हैं कि मैंने रेंजर्स और पुलिस तैयार की हुई थी जी। तो इनका ये कहता कि मैं रोक लूँगा, ऐसी की तैसी कर दूँगा, मतलब पंजाबी टंगा तोड़ देंगे, टीयर गैस मारूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो आप मेरे पे छोड़ दें। अब उस वक्त सिचुएशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को लोग जो एंटी निसार लॉबी है वो भी थी ना, वो प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस दे रही थी कि ना ये ना होने दें, अगर यहाँ तशद्दुद हो गया और लाशें आ गई तो हम गए, मार्शल लॉ लग जाएगा। तो सेठी साहब उसमें चौधरी निसार की वफादारी पे भी कोई डाउट? इसीलिए अच्छा, क्योंकि चौधरी साहब के जो फैमिली है इज़ मिलिट्री फैमिली। चौधरी साहब के एल्डर ब्रदर जो थे वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे थे, और उस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे जब मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ ने एक्शन लिया था 99 में। तो बात ये है कि हमेशा ये शक था कि ये फ़ौज के बड़े करीब है मेरे, और फैमिली भी सारी करीब ही है। तो ये जो लोग चौधरी निसार को पसंद नहीं करते थे आयशा, उन्होंने फिर मियाँ साहब को ये कहा किसी मौका ना दिया जाए, ये ना हो कि चौधरी साहब को खुद ना पता हो और कोई इनको कह रहे हो कि नहीं ये करें वो करें, या चौधरी साहब को पता है या ये साजिश है या वो नादान है, इसके साथ बड़ा फड्डा पड़ जाना है, कोई ना कोई मर जाना है और फिर फ़ौज ने मूव इन कर जाना है, और रेंजर्स होंगे, और ये जिस मूड में है शायद वो चाहते हैं कि 1-2 लाशें निकलें इमरान खान, तो इसलिए बिल्कुल ये ना करें, आप इन्हें इजाज़त देने के आगे आ जाएं और इनको अकोमोडेट करें कि बिल्कुल ना रोकने की कोशिश करें इनको। तो चौधरी साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का इस चीज़ के ऊपर इशू बना, और चौधरी साहब ने कहा ये फिर क्या बात हुई, इंटीरियर मिनिस्टर मैं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। चौधरी साहब को भी मेरा ख्याल है पता था कि मेरे खिलाफ पूरा वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो कान में भर रहे हैं कि नहीं ये तो साजिश है। पीएम नवाज शरीफ साहब का फैसला अच्छा निकला ना कि कोई डेड बॉडीज़ नहीं थी, ये लोग आगे गए, इन्होंने टीवी ये वो हर किस्म की कोशिश की प्रोवोक करने की, मगर प्रोवोकेशन नहीं हुई, कोई डेड बॉडीज़ नहीं निकली, और इवेंचुअली फिर जो ये धरना जो था जो हमने देखा वो आपने देखा वो हुआ। अच्छा, वो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मगर ये जो बात है ना कि रेजिग्नेशन क्यों दिया,
ये एक इशू है, और भी बहुत से इश्यूज थे मियाँ साहब के दरमियान और चौधरी निसार के दरमियान, और बाद में भी ये इश्यूज काफ़ी सारे बनते रहे। ऑन क्वेश्चन ऑफ हैंडलिंग कराची, कैसे हैंडल करना है, पीपल्स पार्टी के साथ कैसे तल्लुकात हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, उन्होंने इसमें क्लैरिफाई भी किया कि उन्हें कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को फेवर देते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जहाँ जहाँ मामला बिगड़े वहाँ वही बोले और कोई नहीं बोला नवाज शरीफ साहब की पार्टी में से। उस पर एक अलग बहस है। ब्रेक पर जाने से पहले ये कहिएगा, उनका 3 साल इनएक्टिव रहने के बाद ये इंटरव्यू देना और फिर ये कहना कि मैंने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, क्या वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अपनी पार्टी तो वो नहीं बना सकते, उनको कोई नहीं पार्टी नहीं बनेगी उनकी। पीटीआई को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, उनके इमरान खान साहब के तल्लुकात भी हैं, इकट्ठे कॉलेज स्कूल में भी पढ़े हैं, और बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। नून लीग में उनका जाना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और मतलब है कि चौधरी साहब भी बड़े वो है ना जी, और उधर मियाँ साहब भी वैसे स्टिफ नेक, तो दोनों पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं कि अब एक दूसरे को दूर ही रहेंगे। तो अब बस मैं ये कह दूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि चौधरी साहब के बड़े प्रॉब्लम्स थे विद नवाज शरीफ, मरीम के साथ भी थे, क्योंकि मरीम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें करती थी, और चौधरी साहब का ये था कि मरीम जो है मिसलीड करती है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ तो कभी भी इतने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे जितने हो गए हैं, और ये जो मरीम है ना, ये जो है ना, और परवेज़ रशीद और मरीम है, ये लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ये जो सोच थी वो छुपाई नहीं रखी, वो ठीक थी, सबको पता था कि चौधरी साहब यही सोचते हैं कि मरीम और परवेज़ रशीद। और बाय द वे ये भी मैं कह दूँ कि चलते चलते कि एक वक्त था कि शहबाज शरीफ साहब के भी किसी किस्म के कुछ ख्यालात थे। अच्छा, उनका भी तज़किरा आपने कर लिया और आपने कहा कि नून लीग में वापसी के इम्कानात नहीं है, लेकिन जब तक शहबाज शरीफ साहब हैं चांस थोड़ा बाकी रहने दें। ब्रेक के बाद नाजरीन हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और अब अफगानिस्तान की सिचुएशन, सेठी साहब, ये जान नहीं छूटती अफगानिस्तान कैसे से छूट सकती है? हमारे हमसाए हैं, आपको पता है हमसाए बदले नहीं जा सकते। चले। अच्छा, उधर नई गवर्नमेंट का ऐलान मुतवक्किल था आज, लेकिन कुछ डिलेज हैं, मुशावरत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बहरहाल नाम सामने आ गए हैं, तजवीज़ कर दिए गए हैं, मंजूरी भी उनकी दे दी गई है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखवान जो हैं वो नए सरबराह मुमलिकत होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं वज़ीर दाखिला तजवीज़ किए गए हैं। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी हैं वज़ीर ख़ारिजा। मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर साहब के साहबजादे हैं वो वज़ीर दिफा हो सकते हैं। ये अनाउंसमेंट का कहा जा रहा है कि 9/11 को, यानी 9 सितंबर को ये की जा सकती है, 11 सितंबर को। अच्छा, क्वेश्चन पंजशेर का सबसे अहम है। पंजशेर एक ऐसी जगह थी जहां तालिबान अभी तक ऑक्यूपाई नहीं कर सके थे, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने वहां गवर्नर हाउस पे अपना परचम लहरा दिया है और उसे फतह कर लिया। दूसरी तरफ हम जो शाह मसूद हैं, अहमद मसूद, उनके तरफ से ये इत्तलात देख रहे हैं या बयानात देख रहे हैं कि अभी उन्होंने उलमा की वजह से थोड़ा जंगबंदी पे अमल किया है, बट कब्ज़ा नहीं हुआ। ईरान ने जो इस पर प्रोटेस्ट किया है, आप समझते हैं कि वो बजा है ईरान का प्रोटेस्ट इस मामले के ऊपर? देखिए, ईरान का जो प्रोटेस्ट है ये बहुत अहम है जी। ईरान ने ये कहा कि ये कानूनी तौर पे गैर कानूनी है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक ये मिलिट्री टेक ओवर, ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, किसी और ने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया, ईरान ने किया। अब हमें एहसास है इस बात का कि ईरान के पुराने तल्लुकात हैं नॉर्दर्न अलायंस के साथ और पंजशीर वालों के साथ। ये आज की बात नहीं है, ये पुराने तल्लुकात हैं। ये यहाँ तक कि एक वक्त था कि जब अमेरिकन फोर्सेस तालिबान के ख़िलाफ़ शुरू किया 2001 में, तो उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो सपोर्ट मिल रही थी अमेरिका और ईरान दोनों की मिल रही थी, हालांकि दे आर एनिमीज़। मगर यहाँ तालिबान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए 2001 में दोनों ने नॉर्दर्न अलायंस जाके ये जो पंजशीर वाले हैं, अहमद शाह मसूद वाले लोग, इनको सपोर्ट किया था। तो ईरान का तो बहुत डेफिनेटली इंटरेस्ट है, एक ज़ुबान का भी है एंड सो ऑन। तो ये बहुत अहम है डेवलपमेंट, बिकॉज ईरान ये कह रहा है क्योंकि एक इसके बाद एक और बयान आया है, और वो ईरान के प्रेसिडेंट का बयान आया है। वो ये कह रहा है कि ये सब बातें ठीक हैं अपनी जगह पे, मगर फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर। ये जो आप कर रहे हैं, ये मिलिट्री और ये वो और ये जो बुरी हुकूमत भी आप बना रहे हैं, ये नहीं, इलेक्शन कराएं आप।
ताकि सारी जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये जो जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट। ईरान ने पहला, जिसे कहते हैं ना, पत्थर मारा है ऑन दिस होल थिंग। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और ये जो बनाई है इन्होंने इस वक्त, जिसकी आपने जिक्र किया कि जो लोग बनाए हैं, आयशा, इसमें 2-3 बड़ी सरप्राइजेज़ हैं। एक तो ये कि सारी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्रेसिडेंट बनेंगे मुल्ला बरादर, मगर ऐसे नहीं हुआ। उनको डिप्टी बना दिया, नायब बन गए, नायब बना दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारी नेगोशिएशंस, सारे तल्लकात इंटरनेशनल कम्युनिटी के, ये जो ऊपर वाले 2 साहब हैं, अखुनज़ादा साहब और अखुन, इनके नहीं थे। ये तो कंदहार में दे वर रिलीजियस लीडर्स, जो तालिबान के थे। जो सियासी लीडरशिप थी दैट वाज विद मुल्ला बरादर एंड अदर्स। अब हुआ क्या है, दोनों रिलीजियस लीडर्स जो कि इकट्ठे रहे हैं कंदहार में, एक अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं और एक बन गए हैं प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला। ठीक जी, वो उधर अमीरुल मोमिनीन है और ये इधर उनके एज प्रेसिडेंट। तो सारा पावर तो यहाँ आ गया। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, आर्म फोर्सेस जो हैं, वो मुल्ला याकूब के पास आ गई, मुल्ला उमर के बेटे। वो भी, ये सारी जो मिलिट्री कैंपेन हुई है ये उन्होंने चलाई है। तो जो पावर, पॉलिटिकल पावर है या जो रिलीजियस पावर है, रिलीजियस पावर वो उन दोनों ने ले ली, ऊपर वालों ने, और मिलिट्री पावर जो है याकूब ने ले ली। तो इसका तो ये मतलब है कि ये तो अब जो भी आगे फैसले होंगे यही करेंगे। और चौथा, सिराज हक़ानी साहब को, जो कि एक्चुअली बहुत ही करते धरते हैं और बहुत उनका भी जंग में बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दे दी है। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर तो सारी लोकल इन्फोर्समेंट जो है, और वो हार्ड लाइनर है। तो ये सारे हार्ड लाइनर्स जो हैं, ये सारे आ गए अंदर टॉप पोजीशंस। और फिर आयशा, हमारी सबकी ये तवक्को थी कि तनकज़ई, जो कि अगेन दोहा में मुज़ाकरात करते रहे हैं और स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, मगर ऐसे नहीं हुआ। फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने उन साहब को लगाया है जो कि हार्ड लाइनर हैं, और आमिर खान मुत्तकी। यस, और वो भी कंदहार में, याद रहे आपको, कंदहार नहीं मैं कह रहा हूँ, जब ये बामियान बुद्धास की बात आई थी और उसके ऊपर अटैक आया था और रिलीजियस सेंटिमेंट जब था उसको करके मोबिलाइज करके, तो ये साहब थे जिन्होंने वहाँ मुल्ला जो हज़ारे हैं उनके ऊपर जो 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 कुछ हुआ सारे मामला। तो अब ये तो सारी जो लीडरशिप है, ये तो सारी रिलीजियस लीडरशिप जो है ये ऊपर आ गई। इसके बाद अब क्या गुंजाइश रहती है किसी और को अकोमोडेट करने की, वो तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये अबूरी जो उन्होंने बनाई है, इसका ये मतलब है वो जो सो कॉल्ड इंक्लूसिव हुकूमत है, वो वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे कि आपने सारे लीवर्स ऑफ पावर जो हैं वो आपने ले लिए हैं, तो अब रह के गया हमारे लिए। तो ये मुझे आगे लग रहा है कि अब प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं। तो ईरान का जो मुतालबा है उसको कहाँ सुनवाई मिलेगी? अब देखिए, अभी हाल ही में बड़ी 2-3 चीज़ें ये हुई हैं कि रूस ने भी और चाइना ने भी अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि अमेरिकन्स जो बात कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, वो अपने अलकायदा की बात कर रहे हैं। ये ये बात कर रहे हैं ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, और दूसरे वो लोग जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं अफगानिस्तान में बैठ। और रूस और चाइना एक तरफ हो गए, और आगे भी अब UN रेजोल्यूशंस आने वाली हैं। वहाँ क्या ये एब्सटेन करेंगे, क्या ये लड़ेंगे ये आपस में? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो अब बिखर रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरीके से किसके साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। और ये जो लीडरशिप आई है, सवाए ये कि वो चाइना के साथ शायद बात कर लें, बाकी तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ये लोग कैसे नेगोशिएट करेंगे? मुल्ला बरादर कर सकते थे, तनकज़ई साहब कर सकते थे, एक्सेट्रा। और ये भी कि जो इस वक्त जो इनके जो फॉर्मल स्पोक्समैन हैं तालिबान के, उनको भी हटा दिया गया है और उनको बना दिया अमीरुल मोमिनीन का स्पोक्समैन या प्रेसिडेंट का स्पोक्समैन, और वो किसी और को अब लगा दिया एज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये खबरें तो यही आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे गड़बड़ होने वाली है। हो सकता है कि शायद इसीलिए डिले किया हो कि इस तरह की तनकीद आ सकती है सामने, तो शायद अभी और चेंजेस हों आने वाले दिनों में जब होंगे। मगर आयशा, ये जो सारे पावरफुल सारी जगह है वो तो ले ली इन्होंने ऑलरेडी, गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब कौन सी ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? ये कौन आएगा? अब्दुल्ला कहाँ जाएगा? करज़ई कहाँ जाएगा? रशीद दोस्तम कहाँ जाएगा? कानूनी कहाँ जाएगा? वगैरह 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 बहुत से। और ये सारे इश्यूज अब खड़े हो जाएंगे। उनके लिए क्या रह गया? क्रम्स रह गए। किसी को हेल्थ दे देंगे, किसी को ये कर देंगे, और वहाँ भी जो सारी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं जो डिक्टेट करेंगी ये सारी मिनिस्ट्रीज़,
फाइनेंस मिनिस्टर भी उन्होंने अपना वो लगाया जो कि यू नो इज नॉट पार्ट ऑफ द ओल्ड हाँ, अब हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। देखना ये है कि जब ये ऐलान होता है तो उस पर अमेरिका का भी क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, वो भी बहुत अहम होगा। वेलकम बैक। और अब आप क्या जानना चाहते हैं सिटी साहब से, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकास फ़ारूक है और मेरा सवाल है नजम सिटी साहब से। वकार यूनुस और मिसबाह हक ने जो इस्तीफ़ा दे दिया है, क्या ये रमीज़ राजा की वजह से है? और आप क्या समझते हैं सिटी साहब, करीब 3T20 वर्ल्ड कप के ऐसा इक़दाम जो है, क्या ये अहमकाना नहीं है? बताएं ये इस्तीफ़े क्यों आए? अब न्यूजीलैंड का विज़िट है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो ऐसे में ये रेजिग्नेशन आए हैं, ये लिए गए हैं? रेजिग्नेशन आमतौर पे नहीं आते, कहीं भी कोई रिज़ाइन नहीं करता। तो काफ़ी अरसे से तनकीद हो रही है वकार के ऊपर भी और मिसबाह के ऊपर भी, बहुत से पहलू हैं इसके जी। तो मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म की बात हुई है, मगर क्योंकि बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, वकार भी और मिसबाह भी, तो उन्होंने फिर ये मौका दिया गया कि आप ख़ुद अपना एक्सप्लेनेशन दे के और आप कर दें। अब जो दिलचस्प बात यह है कि मिसबाह ये कह रहा है कि 24 महीने हो गए हैं मैं अपना परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा हूँ और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है मुझे अब रिज़ाइन करने का, और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, क्योंकि वो बायोसिक्योर। अब ये कहना कि अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें यहाँ आ रही हैं जी, बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये। न्यूजीलैंड आ रही है, यहाँ 9 मैचेस खेलेगी, इंग्लैंड की टीम आ रही है 2 मैचेस खेलेगी। इस वक्त तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी। और उसके बाद जिसको अपॉइंट किया उन्होंने, एक इंटरिम अपॉइंटमेंट न्यूजीलैंड टूर के लिए, उसके बाद इंग्लैंड की भी बात नहीं की उन्होंने कि ये सकलैन मुश्ताक को लगा दिया है और अब्दुल रज़ाक को लगा दिया है। अब्दुल रज़ाक के बारे में ये कहना है कि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो एक रीजनल टीम है उनको चला रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी उसकी कारकर्दगी रही है। रज़ाक इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर ऑल्सो। और सकलैन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये रही है कि एक तो खैर नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर जो हमारा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ वो टॉप कोच हैं इस वक्त, और उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को वो कोचिंग करते रहे हैं और उनके कोच भी रहे हैं, बॉलिंग कोच रहे हैं, तो वो, और इंग्लैंड में टाइम भी बहुत स्पेंड किया, तो वो इनके टेम्परामेंट को भी समझते हैं। तो ये हो सकता है इस वजह से उन्होंने सोचा हो कि होम ग्राउंड भी है और दोनों पहचानते भी हैं और ये दोनों टीमों को, और इसलिए इनको टेम्परेरी लगा दिया गया। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है, मैं क्योंकि आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड सो आई डोंट नो, ये भी सुनने में आ रहा है कि आगे जो मैचेस होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के, वो तो बड़े टफ होंगे। और इस वक्त सारे जो तबसरे हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि टीम्स हो रहे हैं फॉर वर्ल्ड कप। होम ग्राउंड तो और बात होती है, मगर वहाँ सिचुएशन तो डर के भागे आप ये कह रहे हैं। तो कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें एहसास है कि आगे जाके गड़बड़ होनी है और फिर शुरू हो जाएगी कौम के निकालो इनको, ये करो वो करो, तो उससे बेहतर यही है कि ये अच्छा टाइम है और खुदा हाफिज़ कर लिया जाए। और वकार का तो ये कहना है कि क्योंकि मिसबाह जा रहा है तो हम इकट्ठे आए तो हम इकट्ठे जा रहे हैं 2019 में। तो मैं समझता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट हुई है, दोनों बड़े टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें अगर उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया है तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और अगर उनको थोड़ा सा नज आउट किया गया है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नज आउट होते हैं, वक्त आता है हर एक का, सारी उम्र के लिए कोई नहीं होता। और इनके दौरान जो परफॉर्मेंस टीम की रही है वो इतनी अच्छी नहीं रही जी, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी डेवलपमेंट। उसके रीजंस भी तो हो सकते हैं ना कि अच्छी क्यों नहीं रही। अब टीम सिलेक्शन के ऊपर भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो इख्तलाफात भी हैं। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल, बड़ी नॉलेज है तुम्हारी, कमाल हो गया। सर आपको फॉलो करते रहे। अच्छा, नहीं वो बात ये सही कह रही हो कि इसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है, मेरा ख्याल है ना मिसबाह को पसंद आई होगी ये, ना वकार को पसंद आई होगी। इसमें 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा नहीं है। जो आजम खान साहब का नाम बड़ा हाँ, वो इसीलिए क्योंकि वो उनका ख्याल है कि उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के अंदर समबडी लाइक फ़खर जमान उनको रिजर्व में लेके जा रहे हैं, मगर नॉट पार्ट ऑफ द टीम। शुएब मलिक साहब उनके ऊपर तो बड़े इस किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर
सवालिया निशान है, और हो सकता है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट भी हुई हो। मुझे इस बात का पता है कि जब मिसबा कैप्टन था, हमारे ज़माने में मिसबा वॉज कैप्टन, तो मिसबा का यही मौक़िफ़ होता था कि सर आई एम द कैप्टन, मैंने जवाब देना है तो मुझे टीम सेलेक्ट कर लेने दें। सिलेक्टर्स कहते थे हमने टीम बना दी है 15 की 16 की, अब इसमें से 11 जो हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, मगर ऑन टूर, और ऑन टूर कैप्टन जो कोच होते हैं वो फैसला करते हैं। पुराने ज़माने में कैप्टन मैनेजर एंड कोच करते थे। करना किसको चाहिए आपके ख्याल में? करना तो मेरा अपना जो ख्याल है कि कैप्टन की काफ़ी से होनी चाहिए। सिलेक्टर्स कैप्टन के साथ मिलके, हमारे ज़माने में हमने कैप्टन और सेलेक्टर्स को मिला दिया था, हमने कहा था आप मिल के बनाएं ताकि ज़िम्मेदारी मुश्तरका हो। तो मैं ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए। कैप्टन अगर किसी को लेके ले जाना चाहता है और आप उसको कहते हैं ना, तो अब हो सकता है वो सिफारिश हो सकता है दोस्ती यारी हो सकता है कोई और भी बात हो, मगर कैप्टन कैप्टन है ना, एट द एंड ऑफ द डे लीडर है वो ऑन द स्ट्रीम। तो आई थिंक सिलेक्टर्स का अपना जॉब होता है कि एक ढांचा दे देना कि जी ये 13 लोग हैं, ये 15 लोग हैं, और इनमें से आपने 11 लेने हैं, और फिर कैप्टन की जिम्मेदारी है कि वो 11 कौन से सिलेक्ट करता है। और वो जो 14-15 हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनमें कैप्टन की जो चॉइस होती है वो 11 छोड़े 15 में भी नहीं आते, तो फिर कैप्टन जो है ना वो शोर डालता है, कहता है कि नहीं। मेरे साथ हुआ था एक ज़माने एक वक्त कि कैप्टन ने इंसिस्ट किया कि फ़लाने को रखे, मैंने कहा यार वो खाते में नहीं आ रहा, सेलेक्टर मान नहीं रहे हैं कि नहीं सर वो मुझे चाहिए। तो और फिर वो जाहिर है अगर कैप्टन रुस जाए तो क्या किया जा सकता है। हमारे कप्तान भी इमोशनल हो जाते हैं, फिर आपको तो इस किस्म के प्रेशर्स आ जाते हैं। प्रेशर्स आ जाते हैं, और उनको काफ़ी अर्से तक तो हैंडल किया, मिसबा ने भी किया, वकार यूनुस ने भी किया, लेकिन अब शायद कुछ ऐसा वक्त आ गया। देखिए इनमें से सकलैन जो है इज़ अ ग्रेड 3 लेवल 3 कोच, तो उनको तो आता है, मगर दूसरे साहब जो हैं जी अब्दुल रज़ाक साहब जो है इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, मगर he's never done any coaching in that sense, और फॉर्मल कोचिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल अब देखें आगे क्या होता है आने ये जो सीरीज होंगी इससे पता चल जाएगा ये फैसले किस नौयत के थे और कैसे साबित होते हैं। देखिए होम सीरीज में तो पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, बैटिंग विकेट्स हैं और बॉलर्स को भी पता है हमारी विकेट्स का क्या हाल है। रियल टेस्ट होम में नहीं आएगा, रियल टेस्ट आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में और वर्ल्ड कप। वेरी राइट। और देखना यह है कि अभी आने वाले दिनों में मजीद क्या इस तरह के और भी फैसले हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि रमीज़ राजा साहब आए हैं बतौर चेयरमैन। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमीज़ राजा साहब भी चेयरमैन नहीं बने, मगर वो इनफॉर्मली सारे फैसले वो कर रहे हैं। राइट, वेरी राइट। नाज़रीन, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने नंबर मौजूद है, इस पर आप अपना कोई भी सवाल रिकॉर्ड करवा कर भेज सकते हैं मुख्तसर दौरानिए का, और साथ ही आप अपना फीडबैक से भी हमें आगाह कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।